आज हम लोग चर्चा करेंगे कि प्राकृतिक चिकित्सा का सिद्धांत क्या है। हर चिकित्सा पद्धति का अपना अपना सिद्धांत होता है, उसी सिद्धांत पे काम करती है। जैसे एलोपैथी मानती है कि रोग का कारण बैक्टीरिया और वायरस है, और वो बैक्टीरिया और वायरस पे ही कंसंट्रेट करती है और उनको मारने की दवा बनाती है और उससे रोग निवारण करती है। एलोपैथी जगत में जिसका कारण उन्हें मालूम है उसकी उनके पास चिकित्सा है, जिसका कारण उन्हें नहीं मालूम है उसकी उनके पास कोई चिकित्सा नहीं है। जैसे अभी तक वो सोराइसिस का कारण ढूंढ नहीं पाए, इसलिए उनके पास सोराइसिस की चिकित्सा नहीं है। ये ज़रूर है कि दर्द है तो दर्द की दवा दे देंगे, त्वचा फट रही है तो क्रीम लगवा देंगे, आदि आदि चीज़ें कर देंगे, लेकिन रोग निवारक दवा उनके पास नहीं है। आयुर्वेद ये मानता है कि वात पित्त कफ के असंतुलन से रोग होता है। होम्योपैथी ये मानती है कि जो रोग आपको है उसी रोग को पैदा करने के लिए दवा दी जाए, मरीज ठीक हो जाएगा। यूनानी चिकित्सा पद्धति ये कहती है कि वात पित्त कफ और खून में जोश की कमी, चार के इम्बैलेंस से रोग होता है और हम बैलेंस कर देंगे, ठीक हो जाएगा। तो आपने देखा एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदी, यूनानी ये मानती है कि आप रोगी होंगे और हम आपको ठीक करेंगे। लेकिन प्राचीसा ये मानती है कि अगर आप प्राकृतिक नियमों पे चलें तो कभी बीमार नहीं पड़ते। जंगल का शेर बीमार नहीं पड़ता, जंगल का हिरन बीमार नहीं पड़ता, क्योंकि उन दोनों जानवरों के लिए जो ईश्वर ने नियम बनाए हैं उसी नियमों पे चलते हैं। लेकिन ये तब बीमार पड़ते हैं जब अजाब घर में लाए जाते हैं, क्योंकि अप्राकृतिक वातावरण, अप्राकृतिक भोजन। अब शेर को तो ताज़ा मांस चाहिए और मारने के बाद मांस चाहिए, लेकिन अजाब घर में जब जू में आते हैं तो इनको मरा मराया जानवर मिलता है खाने के लिए। तो जो शारीरिक श्रम करना रहता है वो शारीरिक श्रम नहीं होता। तो प्राकृतिक नियमों पे चलने पे ही हम ठीक हो सकते हैं। और एक बहुत साधारण सा नियम है जो वो आपको जब मौका लगता है तब आप तोड़ देते हैं, वो है ज़रूरत से ज़्यादा खाना। आपके घर में स्वादिष्ट भोजन बनता है, आप ज़रूरत से ज़्यादा खाते हो। किसी के घर जाते हो तो ज़रूरत से ज़्यादा खाते हो। किसी शादी ब्याह में जाते हो तो निश्चित रूप से ज़रूरत से ज़्यादा खाए बिना निकल ही नहीं सकते। और अब तो शादी ब्याह में ऐसी व्यवस्था हो गई है कि आप खाना दुगना तिगुना खाना ही चाहिए पड़ता है। जैसे जब आप जाते हो तो आपको स्नैक्स खिलाया जाता है, कोल्ड ड्रिंक हॉट ड्रिंक पिलाया जाता है, फिर चाट के स्टॉल लगे होते हैं, फिर फल के स्टॉल लगे होते हैं। उसके बाद आप भोजन करने जाते हो, और भोजन करने के बाद अगर आप प्लेट रख रहे हो, किसी ने कह दिया मुरादाबाद के छोले खाए कि नहीं खाए, अगर वो अंधेरे में रहा तो फिर उसको खाने चले जाते हो। और शादी ब्याह कराने वालों की इज्जत इस पर निर्भर करती है कि कितनी संख्या की मिठाई खिला रहा है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, और उसके बाद फिर आइसक्रीम भी 1 2 3 तरह के हैं, और जाते जाते मलाई मार के दूध पी के चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि शरीर भोजन को, ज़्यादा भोजन को पचाता नहीं है, ज़रूर पचाता है, लेकिन पचाते पचाते कितने सालों पचाएगा, एक दिन उसका दम निकल जाता है। जैसे इस दीवार पर, प्लास्टर की हुई दीवार पे बालू के कण नहीं गिने जा सकते, वैसे हमारा शरीर कितनी कोशिकाओं का बना है ये गिन पाना संभव नहीं है। और ये कोशिकाएं बड़ी समझदार होती हैं। पचा हुआ भोजन तो स्वीकार कर लेती हैं, अपचा भोजन छोड़ देती हैं। और अपचा भोजन आपके 4 स्वाभाविक मल मार्ग से निकल जाना चाहिए: शौच के रास्ते, पेशाब के रास्ते, पसीने के रास्ते और श्वास के रास्ते। जब इतना मल तैयार हो जाए कि इन 4 स्वाभाविक रास्तों से नहीं निकल पाता, तो शरीर 5वां रास्ता चुनती है और प्रयत्न करती है कि आपके शरीर की गंदगी निकाल दे। वो 5वां रास्ता आपका गुदा हो सकता है कि दस्त शुरू हो गया, 2 4 10 8 10 10 12 15 20, जितनी आपके बड़ी आंत में गंदगी होगी निकल जाएगी, आप ठीक हो जाओगे। 5वां रास्ता मुंह चुन लेता, उल्टी होने लगती है, 2 उल्टी, 4 उल्टी, 8 उल्टी, 10 उल्टी, 12 उल्टी, जितनी पेट में गंदगी है वो निकल जाएगी, आप ठीक हो जाओगे। वो 5वां रास्ता आपका त्वचा चुन लेती है, बुखार हो गया, अंदर कचरा जल गया, 101 डिग्री, 102 डिग्री, 103 डिग्री बुखार हो गया। जब कचरा जल जाएगा तो त्वचा शांत हो जाएगी, बुखार निकल जाएगा। तो ये रोग निकालने का शरीर प्रयत्न करता है, और इस प्रयत्न में आप डॉक्टर के पास पहुंच जाते हो।
डॉक्टर गोली दे मारता तो नहीं है, गोली दे देता है, उल्टी बंद। और ऐसा नहीं है एक गोली दिया उल्टी बंद, शरीर उसके बाद भी प्रयत्न करता है और बार बार आप गोली मार के, गोली खा खा के उस प्रयत्न को बंद कर देते हो और उल्टी होना बंद हो जाता है। अब उल्टी होना बंद हो गया तो पेट में गंदगी इकट्ठा हो गई, तो पेट में गैस्ट्राइटिस करेगी, अल्सर करेगी, गैस करेगी, फेरेंजाइटिस करेगी, लेरेंजाइटिस करेगी, सर दर्द करेगा, ये सारी तकलीफ़ें होंगी। गुदा के रास्ते गंदगी निकल लेती है, आपने दवा खा ली, रास्ता बंद हो गया, मतलब आपने कब्ज पैदा कर लिया। धीरे धीरे कब्ज बढ़ता चला गया तो बवासीर हो गया, बवासीर बढ़ता चला गया तो खूनी बवासीर हो गया, रोग और ऊपर हुआ तो कोलाइटिस हो गई, फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गई, अपेंडिसाइटिस हो गई, गैस हो गया, पेड़ों में दर्द हो गया। बुखार त्वचा से निकल रही थी, आपने बुखार दबा दिया, दवा खा के बुखार बंद कर दिया, कचरा आपकी त्वचा पे से जो पहुंच गया था उस त्वचा से गंदगी निकलना बंद हो गया। अब सोराइसिस हो गई, ल्यूकोडर्मा हो गया, खाज खुजली हो गई, एक्जिमा हो गया, हो गई होगा। अब इन चारों रास्तों से बंद कर दिया तो गंदगी अंदर शरीर में रह गई तो खून को गंदा कर दिया। अब खून जिस अंग को जाएगा उस अंग को गंदा करेगा, उस अंग को रोग करेगा। तो अगर उल्टी होना शुरू हो जाए, दस्त होना शुरू हो जाए, बुखार आ जाए, तो इसकी चिकित्सा बड़ी साधारण सी चिकित्सा है। अगर आपने जीवन में कभी पालतू जानवर पाले हों और आपने देखा हो कि वो बीमार पड़ते हैं तो क्या करते हैं, तो आपको इनकी भी चिकित्सा समझ में आ जाएगी। जब जानवर बीमार पड़ता है तो सबसे पहला काम करता है कि खाना छोड़ देता है, दूसरा काम करता है पानी पीता रहता है, तीसरा काम करता है कि काम करना बंद कर देता है। तो जब आपको उल्टी होने लगे, दस्त होने लगे, बुखार हो जाए, तो आप खाना बंद कर दो, पानी पीते रहो और आराम करो। 60% रोग 24 घंटे में चले जाएंगे, 80% रोग 24 घंटे की जगह 48 घंटे में चले जाएंगे और 95% रोग 3 दिन में चले जाएंगे। तो जब आप इन तीव्र रोगों को दबाते हो तभी जीर्ण रोग पैदा होते हैं, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, अर्थराइटिस है, एसिडिटी है, कोलाइटिस है। तो जब ये रोग होते हैं तब भी प्राय चिकित्सक ये ध्यान करता है कि ऐसा भोजन दे जो आपके 4 स्वाभाविक रास्तों से गंदगी निकालने में मदद करे, ऐसा भोजन बंद कर दे जो इन चारों रास्तों से गंदगी निकालने में रुकावट पैदा करते हैं। जैसे शौच के रास्ते गंदगी निकलती है तो खुज्जा युक्त भोजन होना चाहिए। खुज्जा कहाँ है? सभी तरह के फलों में है, फल के छिलकों में है, लेकिन फल के छिलके व्यापारियों ने खाने लायक नहीं छोड़े। फल के छिलकों पे रंग का स्प्रे होता है, दवा का स्प्रे होता है और बहुत सी चीज़ें लगाई जाती हैं उसको पकाने के लिए। इसलिए फलों को छील कर ही खाना चाहिए। जो भी फल छील के खाए जा सकते हैं वो छील के ही खाना चाहिए। जैसे साधारणतः सेब को हमेशा छील कर ही खाना चाहिए। और जो फल पकाए जा सकते हैं उनको बाज़ार से कच्चा लेके आना चाहिए और घर पे पकाना चाहिए, क्योंकि बाज़ार वाले तो केमिकल की सहायता से पका देते हैं तो ज़रूरत से जल्दी पक जाता है। और खुज्जा कहाँ है? सभी तरह की सब्जियों में जो कच्ची खाई जा सकती हैं, जैसे प्याज, टमाटर, मूली, गाजर, खीरा, ककड़ी, इन्हें कच्चा ही खाना चाहिए, खूब चबा के खाना चाहिए। इनके कच्चा खाने से मिनरल्स, विटामिन भी मिलेंगे और दांतें भी मजबूत होंगी, मसूड़े भी मजबूत होंगे। और जो कच्ची नहीं खाई जा सकती हैं, जैसे परवल, तोरी, टिंडा, भिंडी, ये कच्ची नहीं खाई जा सकती हैं, इनको उबाल लिया जाए और खा लिया जाए। चोकर सहित आटा, कंद समेत चावल और छिलके सहित दालों का प्रयोग करना चाहिए। और 40 साल की उम्र के बाद तो दालों का प्रयोग ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर पसीना नहीं निकाल सकते तो दाल पचेगा नहीं। इसलिए दालों को खाने का सबसे अच्छा तरीका है कि अंकुरित करके खाया जाए, और जो स्वस्थ दाल होगा वही अंकुरित होगा। और अंकुर होने के बाद वह सुपाच्य हो जाता है, वो अपने पूर्ण रूप में दूसरा वृक्ष पैदा करने के लायक हो जाता है। वो ताकत उसमें अंकुर में होती है, और वो अंकुर खाएंगे तो आपके शरीर में जीवन शक्ति बढ़ेगी और रोग निवारण में मदद मिलेगी। हर चीज़ में मिलावट हो सकती है, लेकिन अंकुरित दालों में मिलावट नहीं हो सकती। दूध में मिलावट हो सकती है, दही में मिलावट हो सकती है, लेकिन अंकुरित दालों में मिलावट नहीं हो सकती, क्योंकि स्वस्थ दाल ही अंकुरित होंगे।
इसलिए सुबह नाश्ते में अंकुरित अनाज ही खाना चाहिए। इससे स्मरण शक्ति बढ़ती है, इसलिए पढ़ने वाले बच्चों को तो निश्चित रूप से अंकुरित दाल खिलाना चाहिए। आप जैसे लोग भूलते बहुत हैं, इसलिए अंकुरित अनाज खाना चाहिए। और जो सबसे बड़ी रुकावट पैदा करते हैं वो सफ़ेद चावल, सफ़ेद चीनी और सफ़ेद मैदा। हम लोग के बचपन में क्राफ्ट क्लासेस हुआ करते थे और मैदा से लई बनाना सिखाया जाता था। मैदे को पानी में घोल कर आग पर चढ़ा देते थे और चम्मच से हिलाते रहते थे कि जल ना जाए। जब वो उबलने लायक हो जाता था तो उतार देते थे और जब ठंडा हो जाता तो लई तैयार हो जाती। तो जब लई तैयार हो जा सकती है तो उस लई मैदे से बनी हुई है, तो मैदा जो भी खाओगे वो हम आपके हाथों में चिपकेगा ही चिपकेगा। चाहे मैदे की ब्रेड खा लो, चाहे मैदे का नान खा लो, चाहे मैदे की भुजिया खा लो, चाहे मैदे की रोटी खा लो, हमेशा चिपकेगा ही चिपकेगा। वॉश बेसिन में आप आटा चिपका दो, दूसरे वॉश बेसिन में मैदा चिपका दो, पानी नल का खोल दो, तो जिसमें आटा चिपका हुआ है वो नल के पानी के प्रेशर से अपने आप धुल जाएगा। लेकिन जिसमें मैदा चिपका हुआ वो नहीं धुलेगा जब तक हाथ से रगड़ रगड़ के साफ नहीं कर दो। इसलिए मैदा खाना पूरी तरह बंद करना चाहिए। आप देखते हो बच्चा जब 1-2 साल का होता है, 2 दांत नीचे 2 दांत ऊपर होते हैं, तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, उसको बिस्किट पकड़ा देते हैं। और बिस्किट समझते हैं कि सबसे हल्का है। बिस्किट किस चीज़ का बना हुआ है? मैदा, चीनी और चिकनाई। अगर तीनों अलग कर दिया जाए तो तीनों गरिष्ठ हैं, और तो तीनों को मिला के बिस्किट बनाया जाए तो हल्का कहाँ से हो जाएगा। और इस तीनों के साथ साथ उसमें 12 केमिकल पड़ते हैं, जो उसके फ्लेवर को बचाता है, जो उसके कुरकुरेपन को बचाता है, जो उसकी लाइफ को बढ़ाता है, और बहुत से तरह के केमिकल पड़ते हैं जो उसको सुरक्षित रखते हैं। इसलिए बच्चे को तो निश्चित रूप से बिस्किट पकड़ाना ही नहीं चाहिए। और एक बहुत कमाल की बात है, वाइट ब्रेड लोग कहते हैं कि मैदे का बना हुआ है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ब्राउन ब्रेड खाना चाहिए जो आटे का बना हुआ है। और निश्चित जानिए कि ब्राउन ब्रेड आटे का बनता ही नहीं है, वो आटे और मैदे के बीच की चीज़ है जिससे वो बनता है। अगर ब्राउन ब्रेड ब्राउन हो सकता है तो घर के आटे की बनी रोटी उतनी ब्राउन क्यों नहीं होती। इसलिए निश्चित जानिए उस ब्राउन ब्रेड में ब्राउन रंग पड़ा हुआ है जो स्वास्थ्य के लिए निश्चित रूप से हानिकारक है। इसलिए अगर ब्राउन ब्रेड की तुलना में वाइट ब्रेड देखा जाए तो स्वास्थ्य के लिए वाइट ब्रेड ज़्यादा अच्छा है ब्राउन ब्रेड की तुलना में। लेकिन वाइट ब्रेड में भी मैदा है, वो हाथों में चिपकेगा ही चिपकेगा। और वो वाइट ब्रेड आपके घर में 24 घंटे बाद आता है। और रात की रोटी सुबह खाई जाए तो 6 घंटे बासी है। रात की रोटी खा लो अगर ब्रेड ही खाना हो तो आप कहोगे मेहमान आएगा और हम बासी रोटी खाएंगे तो हमारी इज्जत चली जाएगी। तो जिस दिन मेहमान आए उस दिन वाइट ब्रेड मंगा लो, वो भी खा ले, तुम भी खा लो। जब मेहमान चला जाए तो बासी रोटी खाओ, स्वास्थ्य के लिए हितकर है। क्योंकि मेहमान महीने में कितने दिन आएगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन सुबह नाश्ते में तो कोई आता नहीं है। तो जब इज्जत प्यारी हो तो ब्रेड खा लो, जब इज्जत जिसकी वजह से जाने वाली है वो चला जाए तो रोटी खा लो। रात की बासी रोटी स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, निश्चित रूप से ब्रेड की तुलना में तो बहुत अच्छी है, क्योंकि ब्रेड तो 24 घंटे बासी है, उसमें निश्चित रूप से केमिकल पड़ा हुआ है। अब आप देखिए ना, वाइट ब्रेड जो आता है अगर 36 घंटे छोड़ दिया जाए तो फफूंदी लग जाती है। तो उसमें केमिकल पड़ा हुआ तभी तो 24 घंटे सुरक्षित है। और वो केमिकल 24 घंटे से 48 घंटे तक ही सुरक्षित रखने के लिए है, उसके बाद तो फफूंदी पड़ी जाएगी। उसकी तुलना में निश्चित रूप से घर की रोटी स्वास्थ्यपूर्ण है। और कोशिश ये करनी चाहिए जीवन में कि पैक्ड फूड ना खाया जाए, क्योंकि पैक्ड फूड में निश्चित रूप से सारे के सारे केमिकल भरे पड़े हैं। क्योंकि पैक्ड फूड 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने सुरक्षित रहता है, बिना केमिकल के सुरक्षित नहीं रह सकता। इसलिए उसकी तुलना में घर की बनी हुई चीज़ निश्चित रूप से स्वास्थ्यपूर्ण है। दूसरी गंदगी निकलती है पेशाब के रास्ते, और पेशाब के रास्ते गंदगी निकालने का सबसे आसान, सबसे सहज तरीका है कि पानी पिया जाए। दिन भर में 2 से 3 लीटर निश्चित रूप से पानी पीना चाहिए।
जब आप नहाते हो तो बाहर की सफाई होती है, जब आप पानी पीते हो तो आंतरिक सफाई होती है। क्योंकि जो भी आप पानी पीते हो वो आपके गले को धोता है, पेट को धोता है, 25 फुट लंबी छोटी आंत को धोता है, फिर वो बड़ी आंत में पहुंचता है और बड़ी आंत से वो शोषित होकर खून के द्वारा सारे अंगों को धोता हुआ पेशाब के रास्ते पानी निकल जाता है, पसीने के रास्ते पानी निकल जाता है, श्वास के रास्ते पानी निकल जाता है और शौच जो आप करते हैं उसमें भी 90% पानी ही होता है। फलों का रस जो घर में निकाला जाए वो अच्छा है, सब्जियों का सूप जो घर में बनाया जाए वो अच्छा है, पैक्ड सूप भी खतरनाक है, पैक्ड फ्रूट जूस भी खतरनाक है। तीसरी गंदगी निकलती है पसीने के रास्ते, और पसीने के निकालने का तरीका है कोई ना कोई शारीरिक श्रम किया जाए, टहला जाए, कसरत किया जाए, योग किया जाए, जॉगिंग किया जाए, कोई खेल खेला जाए कि पसीना निकले। हर चीज़ में किसी न किसी इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत होती है, लेकिन टहलने में किसी इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत नहीं होती। और टहलना उतनी तेज़ी से चाहिए जितनी तेज़ आपको ईश्वर ने आपको चाल दे रखी है, क्योंकि उसी तेज़ी से आप चलेंगे तो कोई तनाव नहीं होगा, थोड़ी तेज़ चलेंगे तो तनाव होगा। और 60 मिनट ही चलना चाहिए, 59 मिनट नहीं चलना चाहिए। सुबह शाम आधी घंटे से अच्छा है कि एक बार में 60 मिनट टहला जाए। और टहलने से अच्छी कोई कसरत नहीं है, क्योंकि टहलने की कोई उम्र नहीं होती। जीवन भर आदमी चलते हुए अगर जाना चाहता है तो 60 मिनट रोज़ टहले, वो मैं निश्चित बताता हूँ कि वो चलता हुआ भी जाएगा। और टहलने की जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ स्वस्थ वातावरण हो, ऑक्सीजन ज़्यादा हो, शुद्ध वायु हो, कि अगर 1 घंटे का ऑक्सीजन मिल गया तो 23 घंटे का तो इंश्योरेंस हो ही जाएगा। तो अगर शुद्ध हवा में टहला जाए, शारीरिक श्रम किया जाए, पसीने से गंदगी निकले, पेशाब से गंदगी निकलने के लिए पानी पिया जाए, सूप पिया जाए, फल का रस पिया जाए और खुज्जा युक्त भोजन खाया जाए, तो निश्चित रूप से आपके 4 स्वाभाविक रास्तों से गंदगी निकलना शुरू हो जाएगा। और जो रोग है, डॉक्टर ने कोई भी रोग का नाम दिया है, इन चारों रास्तों से गंदगी निकलती चली जाएगी। जितना पुराना रोग होगा उतना समय लगेगा और आप पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आपको ठीक समझ में आई होगी। अगर कुछ अस्पष्ट हो पूछ लीजिए प्रश्न, तो मैं उसका जवाब दे दूं कि आपको स्पष्ट हो जाए। बुखार में दवाई नहीं खाना चाहिए, 24 घंटे के बाद भी रहता है बुखार, 3 दिन तक बुखार, 3 दिन में 90% 95% बुखार चला जाएगा। अगर कोई बुखार आ जाए तो पानी पीते रहिए, आराम कीजिए, कोई शारीरिक श्रम मत कीजिए। 24 घंटे से 48 घंटे नहीं तो 3 दिन में निश्चित रूप से चला जाए। सिर पर ठंडे पानी की पट्टी और पेट पर पट्टी? नहीं, अगर बुखार 1-2 असहनीय हो जाए तो पेट पर गीला कपड़ा रखिए आधी घंटे के लिए, माथे पे गीला कपड़ा रखिए। जैसे गीला कपड़ा अगर पेड़ों पर रखते हैं तो आधी घंटे, तो 1 डिग्री बुखार कम हो जाए। गीला कपड़ा के बदले में मिट्टी की पट्टी तो सबसे अच्छी है, क्योंकि अगर गीला कपड़ा रखते हैं तो 2-3 मिनट में गर्म हो जाएगा, फिर उस गीले कपड़े को पलटना पड़ेगा। इसलिए गीला कपड़ा 1 इंच मोटा होना चाहिए और ठंडे पानी से भीगा हुआ होना चाहिए, और उसको हर 3-4-5 मिनट में पलटते रहना पड़ेगा। मिट्टी को पलटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मिट्टी पोरस होती है, पेड़ों की गर्मी धीरे धीरे उस छिद्रों से निकलती चली जाती है। वो 5% है, वो 5% है, उसमें लंबा उपवास की ज़रूरत है। तो मैं तो 95% रोग की बात कर रहा हूँ ना। उसमें उपवास हो सकता है बुखार में, क्योंकि बुखार में कमजोरी आ जाता है। कमजोरी उसको कहते हैं जो आपको आराम से बिस्तर पर लेटने दे, बिस्तर से गिर जाइए, उसको कमजोरी कहते हैं। इतनी कमजोरी नहीं आती, आप आराम से बिस्तर पर लेटे रहिए, और इसमें इलाज की भी कोई ज़रूरत नहीं है। पानी पीते रहिए, और अगर सुविधा हो एनिमा लेने की तो रोज़ एनिमा ले लीजिए, तो और जल्दी आराम मिल जाएगा। नारियल पानी, शहद भी ले सकते हैं? वो तो ले ही सकते हैं, नारियल पानी और शहद। नहीं, डायबिटीज़ में उपवास करने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि डायबिटीज़ में आप दवा खाते हैं तब रोग नियंत्रित होता है। भोजन आप स्वास्थ्यपूर्ण करते चलेंगे तो दवा की मांग कम होती जाएगी और एक दिन आपको दवा से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन इसमें टहलना अनिवार्य है 60 मिनट, और 60 मिनट टहलने के अलावा कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि आज कोई आ गया तो नहीं टहले हैं, आज फ़ोन आ गया तो नहीं टहले, आज कोई अव्यवस्था होगी तब नहीं टहले, आज ठंडक बहुत हो रही है तब नहीं टहले, आज पानी बरस रहा है तब नहीं टहले। क्योंकि आप खाते तो रोज़ हैं, पानी बरसता है तो भी खाते हैं, ठंडक पड़ती है तो भी खाते हैं। क्या बात है। ठंडक पड़ती है तो स्वेटर पहन के जाएं, पानी बरस रहा है तो रेनकोट और छाता लगा के जाएं, लेकिन 60 मिनट ज़रूर टहलें। टहलने से बढ़िया कोई इलाज मधुमेह के लिए नहीं है। ठंडी के दिन में कटी स्नान कैसे लो? ठंडा नहीं, अगर खूब ठंडक पड़ रही है तो नाभिक के चारों तरफ गीले कपड़े से 2 मिनट पोंछ लें तो कटी स्नान का काम कर जाए, और उसके बाद टहलने निकल। उसके बाद टहलने चाहिए। सर गन्ने का जूस पी सकते हैं, कुछ आगे बताया कि उसमें शुगर होता है, तो नेचुरल शुगर होता है? नहीं, नेचुरल शुगर होता, मधुमेह के रोगी तो नहीं पी सकते, लेकिन सब लोग पी सकते हैं, क्योंकि उसको तुरंत निकाल के पीना चाहिए, क्योंकि उस सबसे ज़्यादा फर्मेंटेशन सड़न उसी में होती है, क्योंकि अल्कोहल उसी से बनता है, शीरे से ही बनता है। तो फर्मेंट हो जाएगा तो उतना लाभ नहीं देगा जितना लाभ की आप उम्मीद कर रहे हैं। आप भी पी सकते हैं। सर कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए सर क्या करना होगा? हाँ? कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए टहलना होगा और चिकनाई बंद करना होगा। 1 महीने में नॉर्मल हो जाएगा। उसके साथ मिठाई भी बंद करना हैं? मिठाई कोलेस्ट्रॉल में मिठाई भी बंद करना पड़ेगा। वो तो प्राकृतिक भोजन लेना ही पड़ेगा। चिकनाई बंद करने का मतलब ये थोड़ी है कि आप चीनी की मिठाई खाते रहें। चीनी तो वैसे ही स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं है। चीनी की जगह गुड़ का प्रयोग करना चाहिए। मधुमेह के रोगी गुड़ और चीनी देख सकते हैं, शहद देख सकते हैं। देखने में मधुमेह के रोगी को कोई मनाही नहीं है।